सो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर एक बार स्वागत है आपके अपनी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के रेट कट के बारे में। क्या है पूरी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट, और कि अगर इतना ही डीप इम्पैक्ट है तो फिर क्यों नहीं उछला या फिर कूदा स्टॉक मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सबसे पहले हमें रेट कट के बारे में समझना होगा, और रेट कट से पहले हमें ये समझना होगा कि भारत का बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले आता है आरबीआई। आरबीआई सारे बैंकों को पैसे देता है ताकि वो बैंक के आगे जाके लोगों को पैसे और आगे ब्याज पे दे सके और इकोनॉमी चलती रहे। आरबीआई टोटल 3 तरीके से पैसे दे सकता है। पहला है रेपो रेट। रेपो रेट के अंदर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसे जी सेक बॉन्ड्स भी कहते हैं, वो बैंक से एज अ सिक्योरिटी कोलेटरल लेता है और उसके बदले में बैंक्स को देता है लोन। और दूसरे तरीका है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ही लोन होता है ये, पर बस खाली यही एक डिफरेंस है कि इसके अंदर बैंक्स को कुछ भी गिरवी देना नहीं पड़ता। और उसके बाद आता है बैंक रेट। बैंक रेट भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जैसा ही होता है, बस इसके फ़र्क यही है कि बैंक रेट के अंदर बैंक्स को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है कि अगर सपोज़ बैंक के पास ज़्यादा पैसे पड़े हो तो फिर वो कहाँ पे रखेगी। आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे आपका करंट या फिर सेविंग खाता होता है, वैसे बैंक का भी एक करंट या फिर सेविंग खाता होता है आरबीआई के पास। तो फिर बैंक वो पैसा आरबीआई को देती है, तो फिर हम उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और बैंक लंबी अवधि के लिए वो पैसा आरबीआई के पास जमा करती है, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो भी नाम है ये आरबीआई ने अपनी तरफ से रखे हैं। मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट मतलब बैंक्स आरबीआई के पास आके डिपॉजिट कर रही है, तो फिर ये उस सेंस में बात होती है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं नए रेट्स के बारे में कि क्या हो गए नए रेट। सबसे पहले रेपो रेट। रेपो रेट जो 6.5% पे हुआ करता था, वो अब घट के हो चुका है 6.25%। स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो था 6.25%, वो घट के हो चुका है 6%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसके कोई बदलाव नहीं है। फिक्स रिजर्व रेपो रेट, इसके अंदर भी कोई बदलाव नहीं है। अब आइए अपने देखते हैं कि बैंक्स काम कैसे करते हैं। बैंक सबसे पहले देनदारों से पैसे उठाते हैं। वो देनदार डिपॉजिट भी हो सकते हैं आपके और मेरे जैसे, जो कासा या तो फिर फिक्स डिपॉजिट के थ्रू अपने पैसे जमा करते हैं, या तो हो सकता है आरबीआई। फिर वो पैसे बैंक के आते हैं, बैंक अपना थोड़ा सा ब्याज बढ़ा देता है। जैसे कि आपको उसने एफडी दी 8% पे, वह उसके ऊपर 4% का ब्याज जोड़ेगा और सामने दे देगा लेनदार को। वो लेनदार कोई भी हो सकता है, वो कंपनियां भी हो सकती है और लोग भी हो सकते हैं। और ये करने के बाद जो उसके पास पैसे बचते हैं, उसे हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट। आरबीआई ने जैसे ही रेट कट किए, बैंक्स के पास नेट इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो फिर उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब इससे ओवरऑल इकोनॉमी को तो फ़ायदा हो गई। और अपने आए देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा फ़ायदा बट ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर को ही होगा। उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से बैंक सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके नाम रखा है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक, ये बैंक अभी 1000 के भाव पे मिल रही है, पर ये जल्दी ही 1200 का भाव क्रॉस करते हुए दिखेगी। अगला बैंक आता है आईसीआईसीआई बैंक। ये बैंक पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा ही अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये बैंक का भाव अभी चल रहा है 1250 रुपये, पर ये 1500 ज़रूर क्रॉस करेगा। अगला बैंक आता है एचडीएफसी बैंक। ये बैंक का भाव अभी 1690 1700 चल रहा है, पर ये बैंक भी जल्दी 1900 क्रॉस करेगा। बैंकिंग सेक्टर के अपने अगले दो स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कोटक महिंद्रा बैंक। स्टेट बैंक अभी 730 के भाव पे ट्रेड कर रहा है, यही जल्दी 950 के भाव को क्रॉस करता दिखेगा। कोटक महिंद्रा बैंक जो अभी 1970 के भाव पे चल रहा है, ये करीब करीब 2100 क्रॉस करता हुआ दिखेगा। इसके बाद आता है सेकंड सेक्टर, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा लो इंटरेस्ट एनवायरनमेंट से, वो है व्हीकल सेक्टर। और उसमें भी पर्सनलाइज्ड व्हीकल, जो कि नॉन कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वो। कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के आपने शुरुआत करें तो फिर सबसे पहले नाम आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। महिंद्रा एंड महिंद्रा आजकल के अंदर धूम मचा रखी है मार्केट में। हाँ, आजकल मार्केट में हर दूसरी एसयूवी इनकी ही बिक रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो अभी 3000 के भाव पे चल रहा है, इस स्टॉक में भी एक काफ़ी अच्छी करेक्शन देखने मिली और ये एक वैल्यू बाय बन चुका है।
ये जल्दी 3600 क्रॉस करता हुआ दिखेगा। और इसके बाद नाम आता है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स अभी 800 के भाव पे मिल रहा है। माफ़ कीजिएगा, टाटा मोटर्स का टारगेट प्राइस है 800 और यह अभी मिल रहा है खाली 680 के भाव पे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अपने लास्ट डायरेक्ट बेनिफिशियरी सेक्टर की तरफ, जो है हाउसिंग एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जैसे ही बैंक इंटरेस्ट रेट की कटौती अपने कस्टमर्स को पास करने लगेगी, जो हाउसिंग है वो लोगों को और सस्ती और अफोर्डेबल होती हुई दिखेगी। और जैसे कि आपने देखते है कि पिछले सालों में हाउसिंग का बिकवारी का रेट बढ़ चुका है। जो नेट इन्वेंटरी रेशियो एक टाइम पे 3.3 समथिंग चलता था, यानी कि बैंक के पास 3-3 साल तक की इन्वेंटरी पड़ी होती थी, वो अब घट के हो चुकी है 1.4 ईयर्स की। मतलब कि कंपनियों के पास खाली आने वाले 1.5 साल की ही इन्वेंटरी बाकी है घरों की। तो फिर घर बट ऑब्वियसली ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा बिकेंगे। सबसे पहले इस लिस्ट का नाम आता है डीएलएफ का। डीएलएफ जो अभी 690 के भाव पे ट्रेड कर रहा है, इसके संभावना है कि 20% जितना गेन हो और ये 800 का भाव क्रॉस करता दिखे। अगला नाम आता है लोधा डेवलपर्स। इनको आपने मैक्रोटेक के नाम से भी जानते हैं। इनका अभी करंट भाव चल रहा है 1174। ये 1350 क्रॉस करते हुए दिखेंगे। ओबेरॉय रियलिटी जो 1700 के भाव पे चल रहा है, वो 2000 क्रॉस करता हुआ दिखेगा। ये रहे अपने डायरेक्ट बेनिफिशियरी सेक्टर। ये तो बात हो गई डायरेक्ट बेनिफिशियरी सेक्टर्स की। अब अपने बात करते हैं जो सेक्टर्स डायरेक्टली बेनिफिट नहीं होते। काफ़ी सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरेस्ट रेट का बढ़ोतरी या तो फिर कटौती कोई असर नहीं देती। इसके अंदर सबसे पहले नाम आता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर, और बाकी के सेक्टर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई कि क्या हो सकता है और उसकी पूरी पूरी संभावना है। अब अपने देखते हैं कि क्या होना चाहिए था और वो हुआ क्यों नहीं। यूएस की अनसर्टेनिटी की वजह से जो हर बार रेट कट के दिन मार्केट भागता है, वो इस बार भागा नहीं। आरबीआई की गवर्नमेंट का कहना है कि यूएस के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी है कि वो कभी भी ट्रेड के ऊपर टैरिफ्स लगा सकता है। इसके लिए मार्केट ने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। जैसे ही अनसर्टेनिटीज़ कम होगी, मार्केट अच्छे से रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। मार्केट अभी अप्रैल के टाइम से भागने की संभावना है।